नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज आप लोग का बहुत ही बहुप्रतीक्षित लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत और विश्व में खनिज उत्पादन का जो सबसे नवीनतम डेटा है। क्योंकि 2 साल पुराना डेटा हमेशा खनिज उत्पादन में चलता है, तो मूलतः जो है ये डेटा कब का है, 2021, 21-22 का मिक्स डेटा है और 2023 जनवरी में और उसके बाद जो है क्रमशः अलग अलग रिपोर्टों में ये प्रकाशित हुआ है। तो मैंने ढेर सारी यहाँ रिपोर्टें आपको दिखाने के लिए लगा भी रखी हैं कि तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइन मिनिस्ट्री है, खान मंत्रालय है, उसकी एनुअल रिपोर्ट आती है 22-23 की आई है, उसमें कुछ डेटा है। बाकी सबसे ऑथेंटिक स्रोत जो होता है वो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक है, जो 2022 का ही अब तक सबसे अपडेटेड है, 2023 का नहीं आया है। इसके बाद जो है कोयले के लिए एक अलग से रिपोर्ट जारी होती है, प्रोविजनल कोल स्टैटिक्स, जो कि जो है 22-23 की अवेलेबल है। तो कोयले का जो डेटा होगा या लिग्नाइट का जो होगा वो इसके बेस पर होगा। और उसके अलावा वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन का डाटा है वो बिल्कुल लेटेस्ट है। आप अभी जो किताबें वगैरह आपके पास होंगी उनमें से और अब जो है आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा जो है भिन्नताएं आ जाएंगी। तो आप जो है इसी को लेटेस्ट मान के पढ़िएगा, क्योंकि ये USGS यानी यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे की जो है मिनरल कमोडिटी समरीज 2023 है और जनवरी 2023 में ये प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इसके अगले अंक का बहुत दिनों से इंतजार था, फिलहाल नहीं आया है। तो आपकी जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए यही डेटा जो है लेटेस्ट माना जाएगा। तो जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है सबको बहुत अच्छे तरह से चेक किया गया है, सबको क्रॉस वेरीफाई किया गया है, कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए। तो जो सबसे जो है लेटेस्ट डाटा जिस भी रिपोर्ट थी वहाँ से उठाया गया है, इसीलिए समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 दिन मुझे जो है ये डेटा कंपाइल करने में लगा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसको अच्छे से तैयार करें। और यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं कई सारे आपको जो है डेटा दिखाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं भी हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। PDF तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। और डिकोड एग्ज़ाम आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर लीजिए तो आप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही आपको आसानी से मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर वहाँ पर ये जो है PDF फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा। लेकिन केवल अगर आप PDF पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा बहुत सारा डेटा है, इसको कैसे याद करें। इसलिए इस वीडियो को कम से कम एक बार जरूर देखिए। PDF तो आप पढ़ेंगे ही, जिससे आपको ये पता चल जाए कि क्या पूछा जाएगा एक्चुअल में एग्ज़ाम में, क्योंकि इंफॉर्मेशंस बहुत सारी होती हैं, उसमें से हमारे एग्ज़ाम में क्या काम की चीज़ है वो जो है हमको यहाँ पर समझना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समीक्षा अधिकारी और PCS दोनों की तैयारी आपकी अंतिम चरण में है। तो सबसे पहले अगर समीक्षा अधिकारी की हम बात करें तो समीक्षा अधिकारी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऐप के माध्यम से उपलब्ध है, जिसमें आपको PDF फाइल भी मिलती है हल की हुई। आप ऐप पर हमारे टेस्ट दे सकते हैं। कुल 47 टेस्ट हैं दोस्तों इसमें, और इस 47 टेस्टों को जो है आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, साथ में इसका आपको हल भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। 47 टेस्ट में विषयवार टेस्ट भी हैं, यानी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, इंक्लूड हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स के स्पेशल 5 जो है टेस्ट अलग से दिए गए हैं, जिसमें 31 दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स कवर कर दिया गया है। और उसके अलावा फुल टेस्ट तो हाई हैं, हिंदी और GS के अलग अलग फुल टेस्ट अवेलेबल हैं। तो ये 47 टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जो है समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम जो है उसके लिए आप इसको जो है ज़रूर पढ़ के जाएं। इसके बाद जो सबसे बड़ा धमाका है इस साल का, हमारी समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशली प्रिंटेड बुक के फॉर्म में टेस्ट सीरीज आ रही है, जिसमें लगभग 600 पेज होंगे। और 600 पेज हैं, इसका मतलब सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल हैं, जो आप लोग की डिमांड होती है। और मार्केट में बहुत ही कम ऐसी बुक्स हैं जहां पर आपको एक साथ मतलब एक बुकलेट के फॉर्म में आपको मिल जाए, क्योंकि सब जगह आप देख रहे होंगे अलग अलग सेट वाइज जो है मिलता है। तो एक ये किताब एक ही साथ आपको मिल जाएगी पूरी कंपाइल्ड 10 की। और इसकी व्याख्या का स्तर आप जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये अगर बुक लेट आ रही है तो क्यों आ रही है। 2 से 3 दिन में सभी जगह उपलब्ध हो जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में
फ्लिपकार्ट का भी लिंक दे दिया जाएगा। बाकी आपको पूछना हो कि आपके शहर में कैसे मिलेगी, किनके द्वारा मिलेगी, तो ये नंबर हमारे ऑफिस का है, इसके द्वारा भी आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जहां से आपने हमारी सामान्य हिंदी की बुक ली होगी, सेम उसी तरीके से आपको वहीं पर उन्हीं स्टोर्स पर जो है ये जरूर मिल जाएगी। तो सामान्य हिंदी की बुक अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो आप लोग वो भी ले लीजिए। बाकी ये प्रैक्टिस सेट तो है आगे जो है मस्ट है, क्योंकि इसकी जो व्याख्या है, इसके जो प्रश्न है, आपको लगेगा कि वास्तव में हम आयोग का वास्तविक एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप इन 10 टेस्ट को जो है ईमानदारी से लगा कर जाएंगे, पूरी व्याख्या सहित अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही लाभ होने वाला है। इसीलिए मैं इतना आपको जो है इस पर इंसिस्ट कर रहा हूं कि जैसे ही ये आपके पास उपलब्ध हो पाए तुरंत आप इसको ले लीजिए। और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जिन लोग के शहर में अगर जो है अवेलेबिलिटी नहीं है, उनको फ्लिपकार्ट के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन माध्यम से भी मिल जाएगी। उसका लिंक जो है इस वीडियो में भी डाल दिया जाएगा जैसे ही ये बाजार में आती है। 13-14 तारीख में संभवतः ये जो है मार्केट में आ जाएगी। और अगर आपको कोई समस्या होगी तो ये दोनों नंबर हमारे संस्थान के दिए हुए हैं, इसके माध्यम से आप जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो लोग समीक्षा अधिकारी के बाद पीसीएस प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये रामबाण है। क्यों? क्योंकि आपने आरओ की तैयारी की ही है, आरओ में आप इसको पढ़ेंगे ही, और जो इसमें से जीएस है वो तो आपका डिक्टो जो है समीक्षा अधिकारी में काम आएगा। बाकी हिंदी और जो रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन है वो आपका सीसैट में काम आएगा। तो ये एक तरह से इस वक्त की आवश्यकता के अनुसार, इस समय की मांग के अनुसार दोनों ही परीक्षाओं को बहुत अच्छे से कवर करने वाली टेस्ट श्रृंखला है, जिसमें आपको बहुत ही स्तरीय अति संभावित प्रश्न मिलने वाले हैं। तो जैसे ही ये आती है इसको ले लीजिएगा और इसको लगाकर ही एग्जाम में जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खनिज सांख्यिकी की, यानी जो मिनरल से रिलेटेड स्टैटिक्स है। कभी कभी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको अगर ध्यान होगा 2-3 साल पहले जो है कोयले का कुल कितना भंडार है वित्तीय वर्ष के अंत में, ये तक क्वेश्चन आ चुका है। तो निश्चित रूप से इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और जीएस से भी रिलेटेड है। ये ऐसा नहीं है कि केवल करंट अफेयर्स का मैटर है। खनन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन, जो उसका सबसे रिसेंट रिपोर्ट, यानी जो एनुअल रिपोर्ट है माइन डिपार्टमेंट की, उसके अनुसार खनिजों का 22-23 में उत्पादन कितना हुआ है? 95 खनिजों का उत्पादन हुआ है। ये हम जो है भारत की बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें से फ्यूल मिनरल्स कितने हैं? 4 हैं। मेटैलिक यानी जो है धातु वाले मिनरल्स कितने हैं? 10 हैं। नॉन मेटैलिक यानी अधात्विक खनिज कितने हैं? 23 हैं। नाभिकीय खनिज जिसमें यूरेनियम, लिथियम इत्यादि आता है, ये 3 हो गए। और लघु खनिज जो है, जिनको माइनर मिनरल्स कहते हैं या ट्रेस मिनरल्स कहते हैं, या रेयर अर्थ मिनरल्स में भी जो है वो आते हैं, ऐसे जो है 55 तरह के मिनरल्स हैं। तो मोटा मोटा आपको याद रखना है कि इस वित्तीय वर्ष में जिसकी हम बात कर रहे हैं 22-23 की, क्योंकि यही सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, अभी तक के जो है हिसाब से सबसे लेटेस्ट है, 95 खनिज हैं। अब अगर हम 22-23 में ही मूल्य के अनुसार कुल खनिज उत्पादन देखें भारत में, तो वो 1,07,446 करोड़ रुपए का हुआ है। ये मूल्य के हिसाब से है, ये जो है वजन या किसी और मात्रा के हिसाब से नहीं है। 22-23 में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में कुछ कमी आई है। कितने % की कमी आई है? 19% की कमी दर्ज की गई है 22-23 में 21-22 की अपेक्षा। इसके बाद 22-23 में मूल्य के अनुसार धात्विक खनिज यानी कि जो मेटैलिक मिनरल्स हैं, खनिजों का उत्पादन जो है कितना हुआ है? ये मूल्य के अनुसार हुआ है 95,838 करोड़ रुपए का, जो कुल खनिज का कितना है? 89% है। 22-23 में ही मूल्य के अनुसार अगर अधात्विक खनिजों की बात करें, जो नॉन मेटैलिक मिनरल्स हैं, उनका जो है 11,608 करोड़ रुपए का मूल्य का उत्पादन हुआ है। और अगर इसको हम देखें कि टोटल जो है जितना खनिज उत्पादन होता है उसमें इसका शेयर कितना है अधात्विक खनिजों का, तो 11% है। तो अगर हम एक जो है 100% वाला यहाँ पर गोला बना लेते हैं, तो इसमें जो है सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि 11% जो है जो उत्पादन हुआ है वो गैर धात्विक खनिजों का है, और उसके अलावा 89% जो उत्पादन हुआ है 22-23 में वो किनका हुआ है? वो धात्विक खनिजों का हुआ है। तो इसको बस मोटा मोटा फिगर है, इसको ध्यान रखेंगे
तो हो सकता है कभी इससे प्रश्न पूछ लिया जाए। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि जो कुल खनिज उत्पादन हो रहा है भारत में, उसमें स्टेट वाइज शेयर, यानी सबसे बड़ा राज्य कौन है जो सबसे ज़्यादा खनिज में अपना योगदान कर रहा है। तो और ये खनिज किस उसमें देखे जा रहे हैं मूल्य के अनुसार, क्योंकि मूल्य के अनुसार ही जो है ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अब अगर हम मीट्रिक टन में या किलोग्राम में इस तरह से नापेंगे तो वो जो है जस्टिफाइड नहीं होगा। तो मूल्य के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मूल्य के हिसाब से उड़ीसा जो है हाईएस्ट स्टेट है, जो सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन जिसने किया है। कब? 21 और 22 में। ये 21-22 का ही डेटा है जो लेटेस्ट है अभी तक। उड़ीसा 44.11%, उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आ जाएगा, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटक और झारखंड। जरूरी नहीं है कि आप सारा ही क्रम याद रखें, आप जो है शुरुआत का 1-2 याद रखें तो जो है बेहतर है। यही बात जो है जो मैं बोल रहा हूँ शेयर की, यहाँ पर आपको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है, जो मिनरल प्रोडक्शन ईयर बुक जो है भारत सरकार की, उससे लिया गया है। तो ये जो है ये डेटा आपके जो है काम का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे राज्यों की बात करें जिन्होंने अपनी खनिज उत्पादन में जो है मूल्य के अनुसार वृद्धि प्रदर्शित की है। वहाँ तो हमने देखा, पीछे क्या देखा कि मूल्य के अनुसार जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है किसने किया है पूरे देश में, एक रैंक देख ली। अब हम देखेंगे अपने उत्पादन में वृद्धि किसने की है और कितने प्रतिशत तक की है। तो इस पे भी उड़ीसा ही टॉप पर है। उड़ीसा ने मान लीजिए पिछले साल अगर 100 रुपए का उत्पादन किया था, तो अब जो है उसने उसमें कितनी वृद्धि कर ली है? 94.89% की वृद्धि कर ली है। किस वित्तीय वर्ष में? 21-22 में। इसी तरह से झारखंड है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है। तो पूरी लिस्ट ही ये सारे जिलों, सारे स्टेट्स की, सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, टॉप जो है आप याद रखिए। वहीं पर 2 स्टेट ऐसे भी हैं इंडिया के जिनके जो है उत्पादन में जो क्या हुई है, निगेटिव ग्रोथ हुई है मूल्य के अनुसार। वो कौन से हैं? एक तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में -24.62% की जो है निगेटिव ग्रोथ हुई है, और गोवा में 100% की जो है निगेटिव ग्रोथ हुई है। 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर निगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई है। अब आते हैं हम इंडिया के ट्रेड पे बात करते हैं। इंडिया का विदेश व्यापार क्या रहा है, खासकर जो है अयस्क, मेटल और खनिज के संदर्भ में। तो सबसे पहला हम जो है जो हम लेते हैं वो है ओर एंड मिनरल्स। ओर एंड मिनरल्स का मतलब क्या हुआ? खनिज और उससे संबंधित जो उसके अयस्क होते हैं। और हम बात करेंगे एक्सपोर्ट की। इंडिया जो है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी इंडिया से बाहर दूसरे देशों को भेज रहा है। तो अगर टोटल वैल्यू की बात करें मूल्य के अनुसार, तो ये 257,862 करोड़ रुपए का हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं केवल इस मद में, यानी ओर एंड मिनरल के एक्सपोर्ट में। अब ये जो टोटल वैल्यू है, इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो किस चीज़ का है? हम सबसे ज़्यादा बाहर क्या भेज रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम डायमंड का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 73.44% जो है इस टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू की हम बाहर जो है भेज रहे हैं डायमंड। दूसरे नंबर पर हम क्या भेज रहे हैं? आयरन ओर, यानी लौह अयस्क। मतलब परिष्कृत लोहा नहीं है, ये शुद्ध लोहा नहीं, लौह अयस्क है, जिससे अभी लोहा निकालना जाना बाकी है। फिर तीसरे नंबर पे हमारा ग्रेनाइट है, चौथे नंबर पे एल्यूमिना है, और 5वें नंबर पर बाकी सारी चीजें मिक्स हैं। तो ये क्रम जो है, जरूरी नहीं कि आप पूरा फिगर याद रखिए, पूरी एक्सपोर्ट की वैल्यू याद रखिए, केवल बड़ी मद याद रखिए कि सबसे ज्यादा जो है अगर हम ओर एंड मिनरल कैटेगरी में कुछ बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है। इसी तरह से अब हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं एक्सपोर्ट की, वो है मेटल एंड एलॉय। मेटल मतलब धातु और उसके अयस्क। धातु और उसके अयस्क में अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें तो ये 347,457 करोड़ रुपया है। मैं इसको यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको ये बहुत साफ साफ नहीं दिख रहा है। इतने करोड़ रुपए का हम मेटल एंड एलॉय एक्सपोर्ट किया हमने, और ये सभी जो है 20-21 का डेटा है। अब इसमें 21-22 का डेटा है, 21-22 का डेटा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2021-22, क्योंकि यही जो है अब तक सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है इस मामले में अवेलेबल। अब इसमें हम देखें सबसे बड़ी मद क्या है। इसमें सबसे बड़ी मद हमारे सामने है आयरन एंड स्टील।
यानी लौह इस्पात जिसको हम कहते हैं, या स्टील को हम स्टील ही कह रहे हैं, तो लोहा और स्टील 58.55%, इसको हम जो है राउंड फिगर में अगर ले जाएं तो 59% हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ क्या है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो है एल्युमिनियम एलॉय, यानी कि एल्युमिनियम जो धातु है उसका अयस्क, और साथ में जो स्क्रैप निकलता है, इस प्रोसेसिंग में जो स्क्रैप निकलता है, उसका एल्युमिनियम की फैक्ट्रियों में जो स्क्रैप निकलता है, ये भी बाहर जो है एक्सपोर्ट हो जाता है। ये लगभग जो है 23% है। इसके बाद आप देख सकते हैं सबसे बड़ी मद हो गई आपकी फेरो एलॉयल्स यानी लौह अयस्क, उसके बाद जो है कॉपर एंड एलॉयज है, फिर जिंक एलॉयज है, और उसके बाद अदर्स की कैटेगरी आ गई। इतना सारा आपको याद नहीं रखना है, जो मोटी मोटी बात है कि जो है सबसे बड़ी मद जो है ये जरूर आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अब हम इंपोर्ट क्या करते हैं, बाहर से हम क्या मंगाते हैं और कितनी वैल्यू का मंगाते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है ओर एंड मिनरल्स में। ओर एंड मिनरल्स में जो है हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, 15,51,380 करोड़ रुपए, ठीक है। तो कितना है ये 15,51,380, काफ़ी भारी भरकम जो है हम कर रहे हैं। और क्यों खर्च कर रहे हैं, जो हमारे देश की एक अब तक की सबसे बड़ी कमजोरी है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। हमारे पास जो है पेट्रोलियम का अथाह भंडार होते हुए भी, अगर आपने सुनते रहते होंगे डिब्रूगढ़ में, अंकलेश्वर में, गुजरात के तट पर, फिर जो है बॉम्बे हाई में नए नए हम रिजर्व पता तो लगा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, जितना जो है ओपेक सिटीज, ओपेक की जो है जो टॉप कंट्रीज़ हैं उनमें होना चाहिए, या जैसे रसिया में है और जैसा यूएसए में है। इसीलिए हम जो है विदेशों पर ज़्यादा निर्भर हैं अपने पेट्रोलियम के लिए, तो हमको ये जो है मंगाना पड़ता है। और ये कितना हमको बैठता है, 59% हमको टोटल निर्यात का जो है, सॉरी आयात का हमको जो है ये पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोल के रूप में झेलना पड़ता है। उसके बाद डायमंड। अब आप सोचेंगे अभी तो हमने डायमंड इतना सारा सप्लाई किया है, डायमंड वापस, हम यहाँ से डायमंड को रॉ फॉर्म में बाहर भेज देते हैं, और वहाँ से परिष्कृत डायमंड को जो है बढ़िया तरासा हुआ डायमंड जो है वो हम वहाँ से मंगाते हैं। तो ये हो गया दूसरे नंबर का हो गया, सॉरी ये तीसरे नंबर का हो गया। दूसरे नंबर का तो हमारा कोयला है जिसमें लिग्नाइट नहीं जुड़े हुए है। तो यानी कुल मिलाकर हम सबसे ज़्यादा एनर्जी और खासकर फॉसिल फ्यूल पर ही वेस्ट कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, यूं कह लीजिए। पेट्रोल हुआ, कोल हुआ, फिर नेचुरल गैस देखिए चौथे नंबर पे आ जाएगा, कितना है 6.48%, और उसके बाद अदर्स में आ जाएगा। तो ये जो है हमारा हो गया इस कैटेगरी में। फिर मेटल एंड अलॉय में जो है हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, जो कि नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी दोनों तरह का है, और ये 52.71% जो है सोना हम बाहर से मंगाते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाइए तो आयरन एंड स्टील, ये भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं इंपोर्ट भी करते हैं, सबका सिस्टम बना हुआ है। फिर जो है बात करते हैं तीसरे नंबर पे कॉपर एंड एलॉयज है, यानी कि ताम्र अयस्क, तांबा और उससे जो है उसका जो अयस्क है। फिर उसके बाद एल्युमिनियम एलॉयज एंड स्क्रैप है। फिर कॉपर एलॉयज जिसमें ब्रास और ब्रॉन्ज भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम देखेंगे, ये सब आपको याद नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा जो है चूंकि आप आर्थिकी को भी समझते चलिए कि देश में आखिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम कहाँ पर हैं, क्या हम करते हैं क्या नहीं करते हैं। बाकी अगर बड़ी चीज़ याद रखनी है तो आप ध्यान रखिए कि जो है मेटल और एलॉय यानी धातु और उसके अयस्क की कैटेगरी में हम गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं बाहर से। अब आते हैं, अभी हमने नेचुरल गैस की बात की थी, तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ रिफाइनरीज कुल कितनी हैं, तो अब अभी तक देश में जो है कुल रिफाइनरीज 23 हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर की 18 हैं, प्राइवेट सेक्टर की 3 हैं, और पब्लिक प्राइवेट मिक्स यानी संयुक्त क्षेत्र जिसे हम कहेंगे उसकी 2 हैं। इसके बाद निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी शोधनशाला अगर हम कहेंगे तो वो रिलायंस की है। कच्चे तेल के उत्पादन की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की जो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है वो वर्तमान में क्या है, यानी जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स अवेलेबल है उसके अनुसार जो है कोच्चि वाली है, जो कि केरला में है।
कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है? जैसे हम लोग राज्यों की तो बात करते हैं, लेकिन राज्यों में जो कैटेगरी होती है वो ऑन शोर होती है, यानी कि तट पर स्थित राज्यों में उत्पादन की हम बात करते हैं। लेकिन 50% से जो ज़्यादा उत्पादन होता है, चाहे क्रूड पेट्रोल का हो चाहे नेचुरल गैस का हो, वो ऑफ शोर होता है, यानी उनके जो उत्पादन के क्षेत्र हैं वो समुद्र के बीच में बने। जैसे आप कभी बॉम्बे गए होंगे तो बॉम्बे से अगर आप देखेंगे तो बॉम्बे हाई कई किलोमीटर दूर अंदर समुद्र में है, तो वो महाराष्ट्र की सीमा में नहीं आता, या उसको महाराष्ट्र के उसका उत्पादन जो है महाराष्ट्र में नहीं गिना जाता है। वो जो है कहाँ पर है, उसको ऑफशोर हम गिनते हैं। और महाराष्ट्र में अगर कोई उत्पादन गिना जाएगा तो ऑनशोर, यानी महाराष्ट्र की जो जलीय तटीय सीमा है उस पर अगर कोई जो है रिफाइनरी लगी है या जो है जो तेल निकालने का संयंत्र लगा हुआ है वो महाराष्ट्र की राज्य में गिना जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे सबसे अधिक उत्पादन पूछा जाए तो चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे क्रूड पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस हो, तो वो ऑफशोर उत्पादन होता है। बाकी जब राज्यों में पूछते हैं तो हम राज्यों के हिसाब से जवाब देते हैं कि राजस्थान में ज़्यादा है कि गुजरात में ज़्यादा है, जो हम आगे देखेंगे। फिर इसके बाद अपतटीय क्षेत्र यानी ऑफशोर क्षेत्र जो है उसमें सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बॉम्बे हाई में होता है। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि जो वर्ल्ड में मिनरल का सिनेरियो है उसमें सबसे पहले जो है सबसे बड़े बड़े उत्पादक देख लेते हैं, और ये सभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जिनको मैं आपको बताता चलूंगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे एल्युमिनियम और वो भी बॉक्साइट जो उसका अयस्क है, तो ये इसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। और नॉर्मल एल्युमिनियम के उत्पादन में अभी आप देखेंगे जो है ये चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अभी हम बॉक्साइट की बात कर रहे हैं, और अगर वर्ल्ड में इसकी परसेंटेज देखें, विश्व के टोटल उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का योगदान या शेयर कितना है? 26% है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी चीज़ नहीं है जो आप याद रखें, केवल एक दिमाग में फिगर बनाने के लिए इसको हम याद रख सकते हैं। इसी तरह से अगर एंटी मनी की बात करें, ये सब मतलब ये तो पूछा जा सकता है, लेकिन एंटी मनी शायद ही कभी पूछा जाए, बस आप पढ़ने के लिए इसको पढ़ लीजिए। ये चाइना है। आर्सेनिक का जो है पेरू है, ये कभी पूछा जा सकता है, आर्सेनिक जो है। फिर इसके बाद बायराइट में इंडिया फर्स्ट है, जो वर्ल्ड का 33% जो है उत्पादन करता है। अब ये इंडिया है तो इससे आपको लगाव रखना होगा और याद रखना होगा, क्योंकि भाई पेपर इंडिया में ही बन रहा है आपका। बेरिलियम में यूएसए है जो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। बिस्मुथ में चाइना है, क्रोमियम में साउथ अफ्रीका है। कोबाल्ट ऐसी धातु है जो शायद पूछ ली जाए आपसे, तो कोबाल्ट में कांगो आप जानते हैं रिपब्लिक भी है और एक किंशासा वाला भी है, तो ये कांगो जो है किंशासा वाला है, जिसका नाम जो है अब किंशासा है। फ्लोरोस्पार में चाइना, गैलियम में चाइना टॉप पर है, जर्मेनियम में चाइना। ये सब बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित होने वाले खनिज हैं, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की। अब अगला जो इम्पोर्टेंट है वो ग्रेफाइट है, वो भी प्राकृतिक वाला, ये चाइना इसमें टॉप पर है। फिर इंडमियम चाइना, इसको जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं लिथियम जो है, क्योंकि आजकल जो है लिथियम आयन बैटरी और उसके कारण जो है ईवी व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा वो है, तो हो सकता है उस दृष्टिकोण से कभी आपसे लिथियम का उत्पादन सर्वाधिक विश्व में कौन करता है ये पूछ लिया जाए, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। विश्व के टोटल उत्पादन का 47% अकेला लिथियम उत्पादन वही करता है। इसी तरह से मैग्नीशियम और मैग्नीज भी महत्वपूर्ण है और निकिल भी महत्वपूर्ण है, तीनों याद रखिएगा। चाइना, साउथ अफ्रीका और इंडिया। मैग्नीशियम में चाइना, मैग्नीज में साउथ अफ्रीका और निकिल में इंडोनेशिया। बाकी ये जितने भी जो है आपको दिए हुए हैं धातुएं, इसका कोई बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम के हिसाब से सिग्निफिकेंस नहीं है। टिन को थोड़ा सा याद रखिएगा, टिन में चाइना नंबर 1 है। टाइटेनियम आजकल जो है सबसे मजबूत धातु के रूप में जो है टाइटेनियम का प्रयोग जो है किया जाता है, तो ये चाइना में है। फिर टंगस्टन जो ज़्यादातर जो है बल्ब का फिलामेंट जिनका बना होता है, ये चाइना में होता है। बाकी जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। अब जर्कोनियम है, ये सब बहुत सारे जो है ऐसे रेडियोएक्टिव मटेरियल हैं, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भंडारण और उत्पादन दोनों को हम एक साथ देखते चलते हैं वर्ल्ड लेवल पर, और ये जो है बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, इससे लेटेस्ट डेटा आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है, जिसको यूएसजीएस कहते हैं, इसकी जो मिनरल समरीज
जो है बुकलेट प्रकाशित होती है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो जनवरी 2023 में प्रकाशित हुई थी। उस पर ही बेस्ड ये सारा डाटा है जो लेटेस्ट है। और इसके अलावा ब्रिटिश जूलॉजिकल सर्वे और उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन जूलॉजिकल सर्वे ये भी इसी तरह की रिपोर्ट प्रकाशित करती है, लेकिन मैंने उसको देखा तो वो जो है उसमें 21-22 या 20-21 तक का ही डेटा था। तो यही वाला जो है सबसे लेटेस्ट है जो 2022 का डेटा है। अब एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम में ये जो है एल्युमिनियम बॉक्साइट वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने देखा ना बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे था, ये एल्युमिनियम में कौन टॉप पर है? इसमें चाइना जो है टॉप पर है। उत्पादन में ये उत्पादक लिखे हैं, ये भंडारण लिखे हैं, और चाइना ही भंडारण में है। दूसरे नंबर पे इसमें अपना इंडिया आता है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है। एल्युमिनियम उत्पादन में इंडिया जो है दूसरे नंबर पे है, और ये रैंक इसने इसी साल मतलब 2022 वाले में हासिल की। पहले वो तीसरे या चौथे नंबर पे हुआ करता था, तो ये एक बड़ा चेंज है इंडिया के लिए। फिर एंटीमनी में चीन ही जो है भंडारण में भी और उत्पादन दोनों में ही प्रथम स्थान पे है। आर्सेनिक का मैंने पहले भी कहा बहुत महत्व नहीं है, लेकिन पेरू याद रख सकें तो याद रख लीजिए। इसी तरह से एस्बेस्टास में जो है रूस में ही इसका भंडार भी है और उत्पादन भी सबसे ज़्यादा वहीं पर होता है। यहाँ पर जहाँ पर भी Na लिखा है इसका मतलब नॉट अवेलेबल है। नॉट अवेलेबल का मतलब या तो डेटा ही जो है नहीं कंपाइल किया गया है, या डेटा की उपलब्धता नहीं थी इसलिए नहीं कंपाइल किया गया है, या इसका संचित भंडार की गणना हो ही नहीं सकती। कुछ चीज़ें हैं जैसे अगर हम कहें नमक, तो नमक का जो है पृथ्वी पर जितने महासागर हैं सब नमक से भरे हैं, तो कोई कहे कि उसमें संचित नमक की मात्रा की गणना की जाए तो वो जो है इनसिग्निफिकेंट है, इतनी ज़्यादा जो है गणना करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से Na का जो है जो मतलब है वो आप समझ गए होंगे। अब हम बायराइट की बात करते हैं। अभी पीछे मैंने की थी, बायराइट में भारत पहले नंबर पे है और ईरान यहाँ पर जो है किसमें भंडार में पहले नंबर पे है, और भारत जो है उत्पादन में पहले नंबर पे है। तो इसको विशेष कर ध्यान रखिएगा जो है बायराइट के बारे में। और देखिए ये जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खनिज नहीं है, जैसे बायराइट है, मुझे पता है कि जो है बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो भारत की पोजीशन की वजह से पूछा जा सकता है। इसलिए आपको तीनों क्रम याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जहाँ तीनों क्रम याद रखना जरूरी है वहाँ पर मैं आपको इंगित जरूर करूँगा। इसके बाद एल्युमिना। अब ये अयस्क की बात हो रही है, ये मतलब ये परिष्कृत एल्युमिनियम नहीं है, ये उसका अयस्क है जिसमें एल्युमिनियम भी है और बाकी बहुत सारी धातुएं जो है एल्युमिना से ही जो है निकाली जाती हैं। तो इसका एक तो संचित भंडार जो है उसका डेटा जो है अवेलेबल नहीं है। चाइना इसमें टॉप पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है। अब एल्युमिनियम का ही दूसरा एक फॉर्म होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट जिसके बारे में हमने शुरुआत में भी देखा, इसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है और गिनी जो है ऑस्ट्रेलिया उत्पादन में टॉप पर है, गिनी इसके भंडारण में टॉप पर है। अब आप सेकंड थर्ड याद रखें, चाइना याद रखें, उसका बहुत बड़ा फर्क जो है यहाँ पर नहीं पड़ता है। सीमेंट में इंडिया ने अभी एक साल में ही बहुत तेजी से ग्रोथ किया है। सीमेंट इंडस्ट्री जो है इंडिया में बहुत तेज बढ़ी है, इसलिए सीमेंट जो है अभी पेपर में और यहाँ तक कि PIB पर भी इसके बारे में एक न्यूज छपी थी, तो हो सकता है कि ये आपसे पूछ लिया जाए। तो सीमेंट जो है सबको पछाड़ते हुए भारत दूसरे नंबर पे जो है आ गया है, और जो है इसका जो अनुमानित उत्पाद, अब यहाँ पर जो भंडार लिखा है तो आप जानते हैं सीमेंट कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो पत्थर के नीचे दबी हुई उसको निकाला जाएगा। सीमेंट भी जो है कुछ चीज़ों का मिश्रण है जिसमें लाइमस्टोन भी होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो एक बाकी जिन चीज़ों से सीमेंट मिलता है उनके भंडार के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि चाइना जो है सीमेंट में भंडार में सबसे ज़्यादा है और भारत दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पर वियतनाम और USA। एवं जहां लगा है यानी दोनों का बराबर बराबर जो है प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये समझिएगा, ये नहीं कि दोनों मिलकर एक साथ तीसरे नंबर पे हैं, दोनों ही तीसरे नंबर पे हैं। और USA का जो डेटा है उसमें इंक्लूडिंग प्यूर्टो रिको भी इसमें जुड़ा हुआ है। अब क्रोमियम की बात कर लें तो क्रोमियम में पहले नंबर का याद रख लीजिए आप जो है, दक्षिण अफ्रीका जो है उत्पादन में सबसे तेज है, सबसे आगे है, और कजाकिस्तान जो है इसमें दूसरे नंबर पे है। अब जहाँ जहाँ इंडिया है उसको थोड़ा सा अलग से स्पेशली मेंशन कर लीजिएगा। जैसे संचित भंडार क्रोमियम का भारत में 3rd प्लेस पर है पूरे वर्ल्ड में, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो थोड़ा जागरूकता से इसको देखेंगे तो ठीक रहेगा।
कोबाल्ट की बात करते हैं तो कांगो किंशासा, बस यही आप याद रख लीजिए, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ की जरूरत ही नहीं है। कांगो में ही जो है इसका, किंशासा में ही इसका सर्वाधिक भंडार भी है, सर्वाधिक उत्पादन भी होता है। तांबा प्रायः पूछा जाता है, तांबा जो है आपको तीनों क्रम याद रखने होंगे। तांबा में चिली टॉप पर है, और तांबा में जो आपने पुराना डेटा पढ़ा होगा 21-22 वाला, उससे जो है बदलाव हुआ है, ये यहाँ पर स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ। अब दूसरे नंबर पर पेरू और कांगो एक साथ आ गए हैं, और चाइना जो है सड़क के तीसरे पे चला गया है। ये यहाँ पर एक मेजर जो है डेवलपमेंट हुआ है। ये उत्पादन की बात हो रही है। और इधर भंडार में अगर बात करें तो चिली, ऑस्ट्रेलिया और पेरू, ये जो है इसके भंडार का विवरण हो गया। हीरा, डायमंड जो है, क्योंकि इंडिया जो है एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है, इंपोर्ट भी ज़्यादा करता है, दुनिया में जो है बहुत ही प्रीसियस मेटल माना जाता है, ये धातु मानी जाती है। तो हीरा इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है दुनिया में, और संचित भंडार वाला भी हीरा जो है कौन है, रूस है। तो रूस ही जो है उत्पादक भी है और भंडारक भी है इसका सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पर कांगो किंशासा आ जाता है, तीसरे नंबर पर बोत्सवाना उत्पादन में आ जाता है। तो इसको अगर आप तीनों क्रम याद रख सकें तो बेहतर है, नहीं तो पहला तो ही याद होना बहुत जरूरी है। अगला हमारा खनिज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन भारत की वजह से महत्वपूर्ण हो गया है, फेल्ड्सपार एवं नेफेलाइन साइनाइड। इसका सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में भारत बन गया है, और सबसे बड़ा भंडारक इसका जो है ईरान है, और दूसरे नंबर पे इसका भंडार भारत में। तो ये भारत का जो कनेक्शन है इसके साथ, इसकी वजह से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, नहीं तो इसकी 99% संभावना है कि ये कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो भारत की वजह से ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब जेम स्टोन्स की बात करते हैं। जेम स्टोन्स में हीरा भी शामिल है, बाकी जो है हीरा, पन्ना, ओपेल, मणि, माणिक, जितने भी जो है प्रीसियस मेटल्स हैं, जो है बहुमूल्य रत्न है, पत्थर हैं, अगर टोटलिटी में बात करें उनकी, तो संचित भंडार का तो इसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह का कोई सर्वे नहीं हुआ इंडिया कहीं पर भी दुनिया में। तो संचित भंडार तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल है। लेकिन उत्पादन की अगर हम बात करें तो क्यूमुलेटिव उत्पादन सबसे ज़्यादा रूस करता है जेमस्टोन्स का, उसके बाद अंगोला आता है और कनाडा आता है। तीसरे नंबर पे सोना। अब आपको गोल्ड में जो है तीनों क्रम याद रखना होगा। गोल्ड पहले भी पूछी जा चुकी है धातु, और अभी भी जो है पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण धातु है। तो चीन इस पे नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे चेंज हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और रूस अब बराबरी पर आ गए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, और कनाडा तीसरे नंबर पे है। भंडार में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, रूस दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है। तो ये भंडार वाली स्थिति तो मुझे लगता है वही वाली है। ग्रेफाइट नेचुरल, बस पहला क्रम याद रख लीजिए, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो नेचुरल ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना में होता है, और इसका भंडार सबसे ज़्यादा तुर्की में है। जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, यूएसए में होता है, और इसका संचित भंडार सबसे ज़्यादा चीन में है। इसमें पूरा क्रम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आयोडीन आप जानते हैं एक प्रकार की जो है एल्गी से प्राप्त होता है, जो खासकर समुद्री एल्गी होती है। तो चिली आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि ये पूछा नहीं गया है कभी भी आज तक जो है आयोडीन के बारे में, लेकिन पहला अगर आप याद रख लें तो अच्छा है, हो सकता है कभी पूछ ही लिया जाए। चिली सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरे नंबर पे जापान है। इधर उसको पलट दीजिए आप, जो है चिली भंडार में दूसरे नंबर पे, जापान जो है पहले नंबर पे। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी हैवी चीज़ें हैं, तो आप कुछ ट्रिक्स भी बना सकते हैं आयोडीन से चिली और जापान को जोड़ते हुए। जैसे आप मैथ में, रीजनिंग में, बाकी चीज़ों में ट्रिक्स बना लेते हैं, हिस्ट्री में ट्रिक्स बना लेते हैं, वैसे आप इसमें कुछ ट्रिक्स बनाकर अपने अनुसार जो है इसको याद रख सकते हैं। अब पिग आयरन, ये जो है नॉर्मल आयरन नहीं है, पिग आयरन जो है थोड़ा सा खराब क्वालिटी का होता है। ये चाइना इसमें शीर्ष उत्पादक है, दूसरे नंबर पे भारत। इसको लेने का केवल एक उद्देश्य है कि भारत इसमें दूसरे नंबर पर है, ये आपको याद रखना जरूरी है। तीसरे नंबर पे जापान है। फिर लौह इस्पात, जिसको हम रॉ स्टील कहते हैं, लौह इस्पात में ये रॉ स्टील है, मतलब स्टील, जैसे मान लीजिए स्टील की हम रॉड बना लें, स्टील की हम छड़े बना लें, तो वो जो है फाइनल स्टील हुआ। अब उससे आप दरवाजा बनवाइए, चाहे जो है कुछ भी बनवाइए, चाहे बर्तन बनवाइए, उसको स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन
मुख्य प्रोडक्ट बनने से पहले जो स्टील एक रॉ फॉर्म में बना दिया जाता है उसको हम रॉ यानी कच्चा स्टील भी हम कह सकते हैं। तो ये मेन स्टील से अलग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें चाइना टॉप पर है, इंडिया सेकंड में। इसमें भी इंडिया की वजह से ही ये पूछे जाने की कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। अब आ गया आयरन ओर, लौह अयस्क। ये असली वाला लौह अयस्क है, इसमें लोहा और उसकी बहुत सारी जो है धातुएं निकलती हैं। इसमें हेमेटाइट भी है और मैग्नेटाइट भी है, सब कुछ आता है इसमें। तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पर ब्राजील है, तीसरे नंबर पे चाइना है। तीसरे और इसके इधर देख लेंगे तो सेम यही क्रम जो है 2 नंबर तक फॉलो हो रहा है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा भंडारक उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर का ब्राजील जो है उत्पादक भंडारक है, तीसरे नंबर पर थोड़ा सा चेंज हो जा रहा सिनेरियो, यहाँ पर चाइना, और भंडारण में जो है रूस आ जाएगा। लेड जिसको हम पीबी कहते हैं, सीसा कहते हैं, इसका सबसे बड़ा केवल टॉप वाला याद कर लीजिए, चाइना, और इधर भंडार में ऑस्ट्रेलिया। चाइना उत्पादन में सबसे बड़ा है सीसा या लेड के, और ऑस्ट्रेलिया जो है भंडार में सबसे ऊपर है। लाइम या चूना बहुत ही रेयर है कि ये कभी पूछा जाए आपसे। अगर आप याद रखना चाहते हैं या याद रख सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। भारत की पोजीशन 3rd है, बस इसमें यही सिग्निफिकेंट है और कोई भी इसमें सिग्निफिकेंट बात नहीं है। लिथियम की हमने शुरुआत में चर्चा की थी। लिथियम चूंकि आज की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के दौर में लिथियम का महत्व बढ़ गया है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और चिली लिथियम का जो है सबसे बड़ा भंडारक है। बाकी आप चाहे याद रखें चाहे ना रखें, आपका काम चल जाएगा। मैग्नीज वगैरह आप पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो मैग्नीज में भी बस पहला आप याद रख लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, साउथ अफ्रीका, और सबसे बड़ा भंडारक भी साउथ अफ्रीका है। तो इसमें आपको याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर ऑब्लिक लगा है 2 के बीच, इसका मतलब दोनों का शेयर बराबर बराबर है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। मरकरी या पारा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। बस इतना अगर याद रख लें तो सफिशियंट है। निकिल जो स्टेनलेस स्टील बनाने के भी काम आता है, बहुत सारी और चीजों में भी काम आता है। इसका सबसे ज्यादा भंडार इंडोनेशिया और फिलीपींस में है, बराबर बराबर, और उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? इंडोनेशिया में होता है। तो टॉप वाला ही याद रखिए, मैंने तो आपको पूरा दे दिया है, लेकिन टॉप याद रखें, वो बहुत है। प्लैटिनम समूह की धातु है। अब यहाँ पर प्लैटिनम समूह लिखा है, प्लैटिनम नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा। प्लैटिनम समूह में बहुत सारी जो है इस तरह की धातुएं आती हैं जो कम मात्रा में मिलती हैं और बहुमूल्य होती हैं, तो उसको बस ध्यान रखिए कि दक्षिण अफ्रीका इसका उत्पादक भी है और भंडारक भी। इस तरह से आपको याद रहेगा। प्लैटिनम से आप दक्षिण अफ्रीका को जोड़ लीजिए, चाहे कोई भी सिस्टम बना लीजिए, कोई भी ट्रिक बना लीजिए, ये आपके ऊपर है। नमक की बात करते हैं तो ये नमक का जो उत्पादन है वो चीन में सबसे ज़्यादा होता है, नंबर 2 पे भारत है। अब यहाँ पर जो है भारत सेकंड पोजीशन होने के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है, तीसरे नंबर पर यूएसए है। फिर चांदी, चांदी जो है बहुत बार पूछा गया है। चांदी, तांबा, सोना ये सब खूब पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको पूरा याद रखना होगा। चांदी में मैक्सिको बहुत दिनों से टॉप पर बना हुआ है, अभी भी टॉप पर है। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे पेरू है उत्पादन के मामले में। अब अगर भंडारण में आ जाए तो पेरू जो है यहाँ पर भंडारण में पहले नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ गया और तीसरे नंबर पे जो है चाइना आ गया। तो इसका उत्पादक भी आपको याद रखना है, तीनों का शीर्ष क्रम, और भंडारक भी तीनों का याद रखना है। और ध्यान दीजिएगा भंडार वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी जो है अभी तक का ऑब्जर्वेशन है। थोरियम आप जानते हैं एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और थोरियम के अभी बहुत ही रिसेंट जो है भारत में भंडारों की खोज हुई है, काफ़ी चर्चा में रहा था, पेपर में भी आया था कि थोरियम की मदद से जो है भारत में पावर प्लांट्स वगैरह और ये सब लगाए जा सकेंगे। इस वजह से ये करंट में चर्चा होने के कारण जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत इसमें टॉप पर है, बस यही इसका सिग्निफिकेंस है यहाँ पर देने का, इसको आप याद रख लीजिएगा। टिन में चीन और इंडोनेशिया का याद रख लीजिए, चीन उत्पादन में है और इंडोनेशिया भंडारण में है। इसके बाद टंगस्टन में चाइना और चाइना का ही बोलबाला है। आप देख रहे हैं मैक्सिमम में जो है
चाइना ही है। जैसे आप सब्जी उत्पादन वगैरह पढ़ते हैं वहाँ भी चाइना ही का बोलबाला रहता है। जिंक में चाइना और ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिएगा, बाकी पूरा क्रम याद रखने की जरूरत नहीं है। जिंक में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है। सबसे बड़ा भंडारक जो है इसका ऑस्ट्रेलिया है। अब बहुत ही सिग्निफिकेंट बात आती है और ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, उसके अनुसार ये डेटा दिया गया है। अगर आपको कहीं किताबों में इधर उधर का इससे डिफरेंस डेटा मिलता है तो उसको जो है उस पर जो है ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। कच्चा तेल जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं पेट्रोलियम के संदर्भ में, ये इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश आज की डेट में यूएसए है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पे रसिया है, चौथे नंबर पे कनाडा है, पांचवें नंबर पे इराक है। यहाँ पर मैंने 5 तक लिख दिया है और उसकी इसीलिए क्वांटिटी भी लिख दी है, शेयर कितना % शेयर वर्ल्ड में जो है इसका है उत्पादन में। वहीं पर अगर भंडार की बात करें तो वेनेजुएला बहुत जमाने से भंडार में टॉप पर है, कई सालों से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से वेनेजुएला ही है। सऊदी अरब दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ईरान, कनाडा, फिर इराक हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है यूएसए की एक तरह से मोनोपोली चल रही पिछले 2-3 सालों से प्रोडक्शन में, ये महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। फिर नेचुरल गैस भी महत्वपूर्ण है। नेचुरल गैस में भी शीर्ष उत्पादक यूएसए है, दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे नंबर पे ईरान है। फिर इधर जो है अगर संचित भंडार की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा भंडार जो है नेचुरल गैस का रूस के पास ही है, फिर ईरान और कतर के पास है। कोयला मतलब जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं ये बहुत ही संभावित होते हैं, तो इनको अच्छे से याद करके जाइएगा एग्जाम में। चाइना टॉप पर है, कोयला में भारत दूसरे नंबर पे आ गया है। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए जो है कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कोयले से प्रश्न पहले भी आ चुका है। यूएसए में सबसे ज़्यादा भंडार है और रूस में 15% दूसरे नंबर पे है कोयले का भंडार। कभी चाइना का दबदबा हुआ करता था इसमें। तो ये वर्ल्ड वाला अब खत्म हो गया। अब आते हैं भारत के सिनेरियो पे। भारत में जो है खनिज का परिदृश्य देखते हैं। भारत में जो है जो ये रिपोर्ट है वो 21-22 की, मतलब मैक्सिमम इसमें हम 21-22 का है और जहां पर 21-22 के आगे का डेटा भी आ गया था। और क्योंकि इंडिया मिनरल ईयर बुक और जो माइन डिपार्टमेंट या जो है खान मंत्रालय की जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसमें जो डेटा है उसके बेस पर ही पूरा कंपाइलेशन है। तो कोयला की तो बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है, क्योंकि कोयला की पूरी एक बुकलेट ही अलग से जो है कोयला मंत्रालय जारी करता है। तो 22-23 का है। इसके अनुसार सबसे बड़ा उत्पादक जो है उड़ीसा है। आप अगर पुराने डेटा से देखेंगे तो इसमें चेंज आपको मिलेगा। उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे, झारखंड। इनका क्रम जरूर किसी भी तरह से बना लीजिएगा, चाहे कोई भी, जैसे चाहे सबके नाम का पहला अक्षर लगा के जो है ओ, छा, झा इस तरह से, या इसका इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक मतलब ट्रिक बना लीजिएगा। भंडार भी है इसी तरह से। अच्छी बात यह है कि दोनों का उत्पादन और भंडारण में एक ही राज्य है, यानी उड़ीसा ही है। फिर झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है और उत्तर प्रदेश कभी आपसे पूछ लिया जाए, वैसे तो 10वें नंबर पे है, यहाँ मैंने इसीलिए इसको मेंशन कर दिया है कि उत्तर प्रदेश इसमें 10वें नंबर पे है। अब एक बार जो है पीसीएस की परीक्षा में या आरओ की परीक्षा थी, उसमें ये पूछ लिया गया था कि कोयला का भंडार क्या है और पूरा फिगर पूछ ली गई थी। इसलिए जो है एक फिगर और याद कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 2022 को कुल कोयला भंडार, यही प्रमाणित भंडार है, 3,61,411.46 मिलियन टन है भारत में। और भारत में 22-23 के दौरान कुल कोयला यानी रॉ कोल का उत्पादन कितना हुआ था? 893.19 मीट्रिक टन, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 14.77% अलग था। तो ये दोनों डेटा मस्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मार्च के बाद जो है ये स्थिति बदल जाएगी, 2024 मार्च के बाद, लेकिन अभी फिलहाल जो है यही सबसे लेटेस्ट डेटा है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में जो है सारे मिनरल्स को देखते हैं, सारे खनिज को देखते हैं। देखिए, देखने में ये बहुत ही फैक्चुअल लगता है, लेकिन कुछ ट्रिक्स आप बना लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और जहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हैमर कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ कि ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे ताम्रयस्क, इस पेज पर जितना लिखा हुआ ये सब आपको याद रखना है, सीधी सी बात है। तो
कॉपर ओर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, राजस्थान, झारखंड, और उधर जो है भंडार अगर देखें सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, यानी 50% से ज़्यादा अकेला कॉपर अयस्क जो है कहाँ पर है, राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड। कच्चा इस्पात या क्रूड स्टील की बात करें, जैसे हमने वर्ल्ड में देखा था वैसे इंडिया में अगर देखें तो उड़ीसा टॉप पर है भंडार में और उत्पादन दोनों पे ही, बाकी का क्रम आप ना भी याद करें तो चल जाएगा। गोल्ड यानी स्वर्ण धातु की हम बात करें तो कर्नाटक अकेले ही 99% उत्पादन करता है। हालांकि भंडार जो है कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है, उसमें भी कर्नाटक ही सबसे ज़्यादा है, बाकी जगह का बहुत ही जो है नॉमिनल जिसे हम कह सकते हैं वो भंडार है। तो इसमें तो कुछ भूलने वाली बात ही नहीं है और ये स्थिति बदलने वाली भी नहीं है। 10 साल बाद भी कर्नाटक ही जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक होगा, अगर कोई एकदम से किसी राज्य में नया भंडार ना खोज लिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश के ही सोनभद्र में सोने का एक बहुत विशाल भंडार खोज लिया गया है, लेकिन अब कब यहाँ पर एक्सट्रैक्शन शुरू होगा, कब उत्पादन शुरू होगा, वो सब भविष्य की योजनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। लेड और जिंक ये एक साथ, चूंकि एक ही खनिज में मिलता है तो उसको हमने एक साथ कंबाइन कर दिया है। ये इसका ओर और मेटल दोनों के ही मामले में, मतलब इसके अयस्क और धातु दोनों के ही मामले में राजस्थान ही टॉप राज्य है। मतलब जो मैक्सिमम या ये कहें पूरा का पूरा जो उत्पादन है वो राजस्थान कर रहा है। बाकी भंडार आप देख सकते हैं राजस्थान में सर्वाधिक है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश है। निकेल की बात करें तो इसके उत्पादन इस वर्ष में, जिस वर्ष की हम बात कर रहे हैं 21-22 की, इसमें शायद ना हुआ हो, तो डाटा रिपोर्ट नहीं हुआ है। उड़ीसा इसमें टॉप जो है भंडारक राज्य है, संचय सबसे ज़्यादा संचित भंडार उड़ीसा में है। चांदी की बात कर लीजिए तो राजस्थान का ही दबदबा है, चाहे भंडार हो चाहे उत्पादन हो, दोनों में ही चांदी में है और ये बरसों से बना हुआ है। इसमें इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलटफेर देखने को नहीं मिलती। दूसरा तीसरा क्रम बदलता रहता है, लेकिन पहला क्रम जो है लगभग सिमिलर रहता है। जैसे दूसरा क्रम भंडार में बदला है, कर्नाटक और झारखंड जो है दोनों 4-4% के शेयर के साथ जो है दूसरे परसेंट पे आ गए हैं, दूसरे नंबर पे आ गए हैं। अब टिन में छत्तीसगढ़ का जो है पूरा का पूरा मोनोपोली है, अकेले ही जो है 100% जो है टिन का उत्पादन कौन कर रहा है, छत्तीसगढ़ कर रहा है। और भंडारक सबसे बड़ा हरियाणा है। टंगस्टन का जो है उत्पादन भारत में जिस पर्टिकुलर रिपोर्ट को हम पढ़ रहे हैं उस वित्तीय वर्ष में नहीं हुआ है, पहले से ही जो भंडार मौजूद रहा होगा उसके आधार पर काम चला लिया गया है, जो पुराना स्टॉक रहा होगा। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा भंडारक राज्य है। एपेटाइट में पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा भंडारक है। बस इसमें पहले कुछ सीरियल का ही याद रखिए। रॉक फॉस्फेट में भी बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, पहला अगर आप याद रख सकते तो रखिए, नहीं तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। राजस्थान और झारखंड, राजस्थान सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर है, 93% वो ही कर रहा है, तो बचा हुआ 7% मध्य प्रदेश कर रहा है, बस 2 ही है। झारखंड सबसे बड़ा इसका भंडारक हो गया। बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बॉक्साइट जो है इसका सबसे बड़ा जो है उत्पादन किसने किया है, उड़ीसा ने किया। 76% अकेले उड़ीसा ने किया है और इसका 41% के साथ सबसे ज़्यादा संचय या भंडार भी उड़ीसा में ही है। क्रोमाइट उड़ीसा और उड़ीसा, तो उड़ीसा वैसे भी भारत का सबसे बड़ा जो है खनिज की दृष्टि से राज्य है। लिग्नाइट जो कि एक प्रकार का कोयला है, लेकिन कोयला और लिग्नाइट हमेशा अलग अलग ही आंकड़े दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो लिग्नाइट का ये भी लेटेस्ट डेटा है क्योंकि ये कोयले वाली ही रिपोर्ट में आता है। तो 22-23 के अनुसार तमिलनाडु जो सबसे बड़ा इसका उत्पादक राज्य है, गुजरात दूसरे नंबर पे है, पहला भी याद रखें तो पर्याप्त है, और भंडारण भी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही इसका जो है संचित भंडार तमिलनाडु में ही है। अब आ गए डायमंड या हीरा पे। मध्य प्रदेश के अकेले पन्ना जो खान है वहाँ पर सारा जितना भी हीरा भारत में उत्पादित हो रहा है वो वहीं पर हो रहा है, भले ही रिजर्व और जगहों पर भी हो। 100% का 100% जो है वहीं पर हो रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भंडार है, आंध्र प्रदेश में भी है तो छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन जो उत्पादन है वो यहीं पर हो रहा पन्ना में। लौह अयस्क, अब मैंने पहले बताया था लौह अयस्क 2 प्रकार के होते हैं। वो अब यहाँ पर उत्पादन इसका अलग अलग नहीं होता, लेकिन इसका भंडार जो बताती है सरकार वो अलग अलग बताती है, मतलब दोनों को बांट के बताती है। तो हेमेटाइट की बात करेंगे तो हेमेटाइट का सबसे ज़्यादा भंडार उड़ीसा में है, और मैग्नेटाइट की बात करेंगे तो उसका सबसे बड़ा भंडार जो है कर्नाटक में है। तो बस इसको पहला आप याद रख लीजिए। अब लौह अयस्क पूरा वाली बात हो रही कि इनका उत्पादन
इसमें हेमेटाइट वगैरह सब जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि लौह अयस्क में केवल लोहा नहीं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट नहीं, बाकी और भी बहुत सारी धातुएं इसमें जुड़ी हुई हैं। उड़ीसा इसका टॉप प्रोड्यूसर है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है, कर्नाटक तीसरे नंबर पे। अब यहाँ पर इसका वो नहीं दिया है क्योंकि इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना ये आपसे पूछा जाएगा भंडार। क्रूड ऑयल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा मैंने आपसे बताया कि जो है कहाँ पाया जाता है, ऑफ शोर पाया जाता है, यानी समुद्र में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, जिस पर किसी राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता, वो सीधे भारत सरकार के नियंत्रण में होती है। तो अगर आपसे कोई एक इन जनरल पूछे कि सबसे ज़्यादा जो है कौन उत्पादन करता है, अगर राज्य का नाम ना ले तो आपको उत्तर देना है कि सबसे ज़्यादा ऑफ शोर यानी समुद्र में इसका उत्पादन होता है। और अगर आपसे राज्यों में क्रम पूछा जाएगा तब आपको ये उत्तर देना है कि ऑन शोर उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान कर रहा है, दूसरे नंबर पे गुजरात कर रहा है, तीसरे नंबर पे असम कर रहा है। और अगर भंडार की बात करें क्रूड पेट्रोलियम की तो असम में सबसे ज़्यादा है, गुजरात में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे राजस्थान में है। इसी तरह से अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें, और ये भी ध्यान दीजिएगा ऑन शोर है, ऑफ शोर तो हमेशा समुद्र में के अंदर ही है। यहाँ पर असम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और वही सबसे बड़ा भंडारक राज्य है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इसका कम से कम 3 तक जो है क्रम याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। लाइमस्टोन बहुत ही रेयर है कि ये पूछा जाए आपसे, इसलिए आप अगर चाहें तो इसका पहला क्रम याद रख सकते हैं कि राजस्थान सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन प्रोड्यूस करता है और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इसके भंडार हैं। रॉक सॉल्ट यानी कि जो है नमक जो है जो चट्टानों में पाया जाता है, एक सी सॉल्ट होता है ना, एक रॉक सॉल्ट होता है, तो ये रॉक सॉल्ट की बात हो रही है जिसको हम लोग सेला नमक इत्यादि भी बोलते हैं। ये हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है और इसका भंडार भी सबसे ज़्यादा जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी नामक जगह पर पहाड़ों में है। तो ये तो आसानी से याद रहेगा कि रॉक सॉल्ट कहाँ है, जो है जो पर्वतीय प्रदेश है। कौन सा पर्वतीय प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। अब कॉमन सी सॉल्ट की बात करते हैं। सी का मतलब समुद्र में, समुद्र से सबसे ज्यादा कौन उत्पादित कर रहा है? गुजरात। 18% गुजरात अकेले उत्पादित कर रहा है समुद्री नमक का। फिर तमिलनाडु है, फिर राजस्थान है। मैग्नेसाइट की बात कर लें तो मैग्नेसाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन तमिलनाडु कर रहा है, उत्तराखंड में इसका सबसे ज्यादा भंडार है। ये महत्वपूर्ण है, हो सकता है जो है ये पूछ लिया जाए भंडार में। यहाँ पर रॉक सॉल्ट रिपीट हो गया, खैर उसको छोड़ते हैं। मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज में आपको पहला तो जरूर याद रखना पड़ेगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भंडार में उड़ीसा और उत्पादन में मध्य प्रदेश। इसी तरह से ग्रेनाइट में उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश जो है भंडार में। अब इसमें आप लोग एक ट्रिक कर सकते हैं, जैसे उड़ीसा एक हेडिंग डालिए, किन किन मामलों में वो टॉप पर है या सेकंड है, एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं उड़ीसा बार बार जिक्र आ रहा है। फिर तमिलनाडु किस में है या जो है झारखंड किस में है सबसे आगे। तो इस तरह से अगर इनको क्लब करके आप एक साथ लिख लेंगे तो भी आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि ये डेटा है, डेटा याद करने में दिक्कत निश्चित रूप से होती है। आगे बढ़ते हैं, बायराइट की बात कर लेते हैं। बायराइट भारत तो जो है नंबर 1 है पूरे देश में, पूरे विश्व में। आंध्र प्रदेश जो है भंडारण और उत्पादन दोनों में टॉप पर है। डोलोमाइट जो कि बहुत ही रेयर है कि पूछा जाए आपसे, मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि ये नॉन इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको याद रखना है तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फेल्सपार भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन याद रखना आसान है क्योंकि राजस्थान ही जो है इसका भंडारक भी है और उत्पादक भी है सबसे बड़ा। फायर क्ले ये आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है और पूरा मतलब समझ लीजिए मोनोपोली है। जिप्सम का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बाकी जो है इससे रिलेटेड जो खनिज भी पाए जाते हैं। अभ्रक शायद जो है कभी पूछा गया था, तो आंध्र प्रदेश जो है इसका टॉप है। पहले राजस्थान हुआ करता था, यही चेंज है यहाँ पर, राजस्थान जो है दूसरे नंबर पे आ गया है। क्वार्ट्ज का राजस्थान उत्पादन करता है। ये सब मतलब खनिज अलग अलग नहीं निकलते, पूरा एक अयस्क निकलता है, उसी में ये सब मिले रहते हैं। आप देखिए कैडमियम भी राजस्थान है, तो ये अगर आप एक साथ याद कर लेंगे तो भी सही रहेगा। एस्बेस्टास जिसकी जो है सीट्स बनती हैं, चादरें बनती हैं, तो वो उसमें भी राजस्थान टॉप पे है उत्पादन भंडारण में।
बेंटोनाइट राजस्थान, कोबाल्ट उड़ीसा भंडारण में। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में जो महत्वपूर्ण है केवल आपको उतने याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मैंने आपको बताता, इसलिए मैं आपको लगातार बताते गया कि क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही फिलहाल। इस डेटा को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और अभी आगे काफ़ी समय तक जो है ये लेटेस्ट ही रहेगा। जब कोई चेंज होगा तो हम फिर जो है दूसरे डेटा के साथ जो है हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।